So hello everyone, I welcome you all to another session of Success Stories. आज हमारे साथ अगेन वन मोर वेरी स्पेशल गेस्ट है मयांक जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी एग्जाम क्लियर किया है। एंड इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ईच कंपोनेंट से रिलेटेड क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मयांक जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन एडुटैप प्लेटफॉर्म। साथ के साथ आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा जेआईबी क्लियर करने के लिए। और आपको कैसा लग रहा है, प्लीज बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को आप। सर थैंक यू सर। आप लोगों को सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को थैंक यू सर, क्योंकि आप लोगों की वीडियो देख के ही मैंने ये क्लियर किया है। और मेरे पास कोई बुक्स नहीं थे, सिर्फ एडोटेप के नोट्स थे और जो यूट्यूब पर लेक्चर थे और आपका जो कोर्स था उसके उससे ही मैंने ये क्लियर किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा तो लग रहा है मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे फेवरेट टीचर्स में से हैं। अरे सर, आपसे बात करना मेरा जो है सौभाग्य है। आप सभी से इतने डेडिकेटेड वे में आप लोग जो है, बैंक की जॉब भी रहती है, फिर प्रिपेयर करो एंड एक बार में क्लियर करो चारों कंपोनेंट्स, ये काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। तो अगर आप कुछ और जैसे अपने प्रिपरेशन रिलेटेड अपना बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या कॉमर्स का था, नहीं था, या फिर बैंक में कब ज्वाइन किया आपने और कैसे जॉब देने का सोचा, इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहें। सर एक्चुअली मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड। ओके। तो मेरी एज देख के आपको लगी रही होगी। तो अ, मैं मेरी एज अभी 42 है और मैंने 40 साल में रिटायरमेंट ले लिया था, 20 साल की नौकरी करके। तो ओके सर। 2022 में मेरी रिटायरमेंट हुई थी सर, और 2022 में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था बैंक को। और हम्म। लकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईबीपीएस में हो गया। तो मेरा सिलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ और मैंने 2022 दिसंबर में ज्वाइन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। और उसके बाद मुझे पता तो था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है जेआईबी और सीआईबी का, क्योंकि मेरी सिस्टर बैंक में ही है। ओके। और मैं ये सोचता था कि मैं ज्वाइन करते जाते ही मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा। हम्म। तो जब पहली बार मैं फॉर्म भरने गया तो फॉर्म का डेट निकल गया। इसमें अराउंड 10 दिन 15 दिन ऐसा ही कुछ रहता है। तो आदमी अगर सोच रहा है कि प्रिपरेशन करूंगा फॉर्म भरूंगा तो जल्दी हो जाता है। डेट निकल गया पहली बार में। फिर हम्म। 1 साल पोस्टिंग बहुत ज्यादा दूर थी मेरी, और घर से लगभग 120 किलोमीटर था और अप डाउन ही होता था। तो ओके। मुझे तैयारी का समय नहीं मिल पाया और बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग थोड़ी करीब आई तो मैंने सोचा कि भर। तो एस्पायरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था एक्चुअली। देखेंगे तो ये पहला था, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दे पाया था पिछली बार। लेकिन मैंने 2 पेपर दिए थे और 2 पेपर का एग्जाम मेरा छूट गया। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने गलती ये की, मैंने सोचा कि शायद कम पढ़ के या बिना पढ़े हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हम जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड आएगा तो हम वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन मार देंगे। थोड़ा सा मेरी गलती ये हो गई, और शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स की गलती ये होती होगी कि वो सोचते होंगे कि थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, 10 दिन की तैयारी 5 दिन में पढ़ लेंगे, हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये कहता है, आपको भी आपके अगल बगल कोई ये कहता है कि नहीं ये बिना पढ़े हो जाएगा, तो ये बिना पढ़े तो नहीं हो। इसके लिए एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी चाहिए, और पहले अटेम्प्ट को भी सीरियसली लें अच्छी तरह से। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि वो भर देते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं। फिर जाके जब एक दो पेपर करके अटकना शुरू होता है तो उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है और वो छोड़ देते हैं, फिर देना बंद कर देते हैं। तो ऑन वन गो इसको क्लियर करना चाहिए इस एग्जाम को। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे बस ये लगता था कि मैं ऑब्जेक्टिव है, मैं जाऊंगा दूंगा और हो जाएगा, क्योंकि पीपीपी के क्वेश्चन मैंने देखे थे वो अधिकतर बैंकिंग से रिलेटेड। तो मुझे लगता था हो जाएगा। तो पिछली बार आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम सबसे पहले हुआ था सर, हम्म। क्योंकि वो इलेक्शन के कारण डेट पोस्टपोन्ड हाँ, हो गई। डेट। हम्म। तो आरबीडब्ल्यूएम में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ गया कि जब बिना पढ़े थोड़ा सा इतना अच्छा आ सकता है। तो क्योंकि आरबीडब्ल्यूएम में थोड़े कॉमन टाइप क्वेश्चन आते हैं, और पिछली बार हम्म। शायद बहुत ज्यादा आसान आ गया था। और पहले की जो तैयारी हमारी थी आईबीपीएस के लिए, क्योंकि मैंने रिसेंट ही बैंक जॉब ज्वाइन किया है, तो वो भी मुझे बहुत सारी चीजें याद थी। बैंक में भी 2 साल का एक्सपोजर था और अच्छे ब्रांच पे था, मतलब जहाँ कस्टमर फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था, तो शायद आरबीडब्ल्यूएम मेरा क्लियर हो गया। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचना है इससे कि बिना पढ़े कुछ हो सकता है, पढ़ना तो है। फिर जब मैं दूसरे आई एंड आईएफएस में गया एग्जाम देने के लिए,
तो उसमें मेरा 44 मार्क्स आया। तो मुझे ये पता चला कि 45 में पास हो सकते थे, तो मुझे थोड़ा दुःख हुआ कि 1 नंबर से रह गए, फिर 2 एग्ज़ाम और मैं क्लियर कर लेता। लेकिन बाकी 2 एग्ज़ाम मैं दे नहीं पाया। अभी हमारी ऐज भी ऐसी हो गई है और जो भी नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी अलग-अलग कंडीशन होती हैं कि हो सकता है वो चारों पेपर एक बार में दे भी ना। कभी घर की हम्म। कुछ कमिटमेंट्स आ जाती है, कभी बैंक की कुछ कमिटमेंट आ जाती है कि छुट्टी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जब भी मौका मिल रहा है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के क्लियर करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपका सारा जो है जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो आप कह रहे थे कि पहले आपकी पोस्टिंग जो है दूसरी जगह थी जो कि काफ़ी दूर था, एंड अभी वो, पास आ गया। तो कहाँ आपकी पोस्टिंग थी पहले और अभी कहाँ पर है, अगर आप बताना चाहें, और कैसा आपका रूटीन रहता था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे, क्या रूटीन रहता था पढ़ाई का, किस तरीके से होता था? एक्चुअली सर पहले एक सर मैं गुजरात में पोस्टेड हूँ, मैं गुजरात से हूँ। ओके। तो गुजरात में एक जगह है जो एमपी के बॉर्डर को टच करती है। तो मेरी पोस्टिंग पहले वहाँ थी, छोटा उदेपुर ब्रांच। तो ओके। वहाँ मतलब क्या था कि मुझे ट्रैवलिंग थोड़ी मतलब 3 घंटे जाने के लगते थे और 3 घंटे आने के लगते थे। हम्म। तो कभी-कभी मैं सोचता था, एक तो मैं 40 साल की उम्र में पढ़ाई करके मैं आईबीपीएस क्लियर करके आया था। तो कहीं न कहीं ये बात थी कि अब नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ एयर फ़ोर्स में भी सर बहुत डिप्लोमा और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारी पढ़ाई होती रहती है। हमारी पढ़ाई हम्म। रुकती नहीं कभी। तो हम्म। जब बैंक में हुआ था तो ये सोचते थे कि नहीं, अब बस हो गया, फुल स्टॉप, अब नहीं पढ़ना, अब थोड़ा-सा मतलब ज़िंदगी को थोड़े अच्छी तरह से जिएँगे। लेकिन फिर भी मैंने 1-2 वीडियो देखना उस समय शुरू किया था, तो नींद बहुत आती है सर इसमें, अगर पढ़ाई करेंगे ना और आपका इंटरेस्ट नहीं है और कहीं ट्रैवल कर रहे हम्म। हैं, लोग ये बोलने की बात है कि हाँ, ट्रैवलिंग टाइम को आप पढ़ने में यूटिलाइज़ करें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। सही बात है। तो 3 घंटे मैं बस में जाता था, मैं चाहता था उस टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया मेरे। अभी मेरी पोस्टिंग जो है सर 1 घंटे के डिस्टेंस पर हो गई है। तो मैं अपनी कार से जाता था, तो मैं क्या करता था कि उसी में वीडियो लगा लेता था। ओके। आप लोगों का वीडियो जो है उसी में लगा लेता था और मैं पूरे रास्ते वही सुनते हुए जा कंसंट्रेट तो कंसंट्रेशन तो रहता था, लेकिन मैं सिर्फ़ सुनता था दिमाग से कि हाँ, ये क्वेश्चन सुन रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा मुझे याद हो रहा है। और सुबह भी 1 घंटा पढ़ने का मौका मिल जाता था, क्योंकि सिर्फ़ 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो मैं देर से थोड़ा निकलता हूँ। ओके। और हाँ, वहाँ की तुलना में तो देर से ही निकलता हूँ, जैसे पहले वाले ब्रांच में तो साढ़े 6 बजे निकलना होता है ओके। और आ भी जाता हूँ जल्दी, तो रात में भी 1-2 घंटे पढ़ने का। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम बस ये होता है सर, हमारे बच्चे बड़े हैं, तो हमें हम्म। उन्हें भी पढ़ाना है और खुद भी पढ़ना है। तो सही बात है। ये मतलब एक्स सर्विसमैन के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना। तो जो यंग एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी जॉइन किया है, मैं तो कहूँगा कि अभी उनको क्लियर करके और अपने करियर प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में भी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है और बैंक में एक रेपुटेशन बन जाती है। अभी मेरा जेईबी हम्म। क्लियर हुआ तो सबके नज़र में है कि हाँ, इनका जेईबी क्लियर हो गया, मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगता है। तो इट इज़ ग्रेट टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट आपको कि एक्स सर्विसमैन वहाँ पर आपने इतना जो है देश के लिए मेहनत की, एंड आपने सर्विसेज दिए, एंड यहाँ फिर बैंक में आकर भी बहुत ही बढ़िया जो है आप सर्विस दे रहे, साथ के साथ आप पढ़ाई भी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहे हैं। तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिल रहा है आपकी जर्नी को जो है देखकर। तो मेरे दिमाग में, और आई थिंक व्यूअर्स के दिमाग में होगा जो भी बैंकर्स ये देख रहे हैं, कि आप एक्स सर्विसमैन थे एंड उसके बाद फिर मोटिवेशन जो है वो थोड़ा कम ही रहता है। बैंक का जॉब करते हुए भी थोड़ा सा लगता है चलो अब तो सेटल हो गए, जैसा आप बता भी रहे थे। तो एकदम से आपको फिर मोटिवेशन कहाँ से मिली कि हाँ मुझे देना चाहिए ये एग्जाम? क्या ये थोड़ा कंपल्शन बन गया था कि नहीं देना ही है, या फिर जो इंक्रीमेंट है उसके लिए हमने किया, या फिर किस तरीके से था, किसी और ने मोटिवेट किया आपको, अगर आप बताना चाहें? हाँ, सर एक्चुअली ये तो मेरा थोड़ा-सा वो है कि मैं और मेरी एक सिस्टर है सर, हम लोग ने साथ में पढ़ाई की है, स्कूलिंग साथ में की है और वो ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जब मैं एयर फ़ोर्स में था और छुट्टी पर आता था, तो उसको एग्ज़ाम दिलवाने ले जाता था, जेआईबी और सीआईबी का। तो क्योंकि उसके ओके। ऊपर तो लॉ मतलब ससुराल का भी प्रेशर था और बच्चों का भी प्रेशर था।
तो उसका जेआईबी तो तुरंत क्लियर हो गया था, लेकिन सीआईबी में उसके 3-4 अटेम्प्ट लग गए थे। हम्म। तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि कैसे तुम फेल हो जा रही हो, मैं जब बैंक ज्वाइन करूंगा तो देखना एक अटेम्प्ट में मैं पास कर लूंगा। तो जब मैं और सीआईबी का, तो अंत में मैं अभी उससे काफी माफी मांगता हूँ कि नहीं, मैंने गलत गलत कहा था कि कैसे फेल, मैं चिढ़ाते थे हम लोग एक दूसरे को। तो जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो उसने कहा कि 1 साल तो हो गया तुम्हारा, तुम तो मतलब अब कहते बताओ। थे कि जब ज्वाइन हो करेंगे गया तुरंत क्लियर। क्लियर कर लूंगा। और फर्स्ट सेकंड में आई एंड आईएफएस में 44 नंबर आए तो उसको और कहने का मौका मिल गया। फिर मैंने कहा, नहीं अभी तो करना ये ही था पड़ेगा। मोटिवेशन। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये पॉजिटिव टाइप की, मतलब ये थोड़ा सा रहता है भाई बहनों के बीच में, ये काफी अच्छा है। एंड जब समय होता है तब सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं फैमिली मेंबर्स। तो अगर वही आप बताना सर। चाहो कि ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आपके फैमिली मेंबर्स एंड अगर कोई फ्रेंड्स कलीग्स ने भी आपको कुछ मोटिवेटेड हेल्प किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अकेले तो हम ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते, क्या क्या कोई भी लाइफ का एग्ज़ाम हम अपने आप से ही नहीं कर सकते, सभी का सपोर्ट चाहिए होगा इस चीज़ में। तो आप बता सकते हैं किसका ज़्यादा रोल रहा था इस चीज़ में? एक्चुअली सर, जब एग्जाम था तो मैंने घर के काम को थोड़ा सा बंद कर दिया था। सब्जी लाना है, कुछ भी लाना है तो मेरी वाइफ ही जाती थी। बच्चे अपनी पढ़ाई खुद कर लेते थे। ठीक है, उनको मैंने एक दो, जैसे कोई सब्जेक्ट पूछने आया तो मैं उस सब्जेक्ट का, मुझे यूट्यूब लेक्चर में उनको खोल के दे देता था कि तुम भी देख के पढ़ो और मुझे भी थोड़ा पढ़ने दो। और मैंने वही उनसे 1 साल का वक्त मांगा कि 1 साल में मैं दोनों क्लियर कर लूंगा। अभी जैसे मुझे सीआईबी का भी देना है, तो मैं यही सोचता हूँ कि जितनी जल्दी ये सब एग्जाम क्लियर कर लूँ तो मैं फिर अपने बच्चों पर ध्यान दे पाऊँ। तो अभी यही रहा कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की, मेरे मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया कुछ भी पूछने के लिए। मेरे बच्चों ने, वाइफ ने घर का सारा काम संभाल दिया। और क्योंकि मैं डिफेंस से रिटायर होके आया तो अपने पेरेंट्स के लिए आया, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं। तो बाकी बाहर का जितना काम है वो उन्होंने संभाल लिया। तो मतलब घर का काम मैंने बहुत कम ही किया, किया ही नहीं। बैंक से आके 1-2 घंटे के बाद, मतलब 1-2 घंटे पढ़ते ही नींद आने लगती है, क्योंकि वहाँ बहुत परेशानी होती है सर, बैंक ठीक की है। जॉब में तो थकावट हो जाती है। तो सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा आपको यही मिलेगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो 1-2 घंटा और मिल जाएगा। तो 2-3 घंटे से ज़्यादा स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। और वीकेंड में कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स हो जाते हैं, तो मैंने उसको अवॉइड किया कि अभी ये जितने कमिटमेंट हैं उनको बाद में पूरा करेंगे। पहले हम अपनी पढ़ाई को करते तो सारे जो बैंकर्स है वो जानना चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए थे। पहले तो 45 आपने कहा था, बट इस बार जब आपने पेपर दिए तो क्या मार्क्स थे आपके, अगर आप शेयर करना चाहो। साथ के साथ प्रिपरेशन आपने कहाँ कहाँ से करी थी, किसका सबसे ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट रहा इस चीज़ में? हाँ सर, एक्चुअली जब पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था ना, तो मेरे मेल पर एडिटेप का एक मेल आया था। आईबीपीएस के एग्जाम के समय तो मैं वीडियो देखता था, उसमें सर नोट्स हैं आप लोगों के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, तो जब आपके पास बुक नहीं है, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो आपको वो पहले वो मैंने वो पूरा आपका क्वेश्चन देखा जो एमसीक्यूज। तो हम्म। पिछली बार मैंने वो एमसीक्यूज देख रखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एग्जाम के स्टैंडर्ड का है। और भी बहुत सारे एमसीक्यू मैंने इधर उधर से डाउनलोड किए, लेकिन वो बहुत ज्यादा टफ थे, वो डीमोटिवेट कर देते थे। हम्म। मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं, उतना हार्ड नहीं आता जितना वो बना के रखते थे। और ये एडुटेप वाले जो क्वेश्चन थे वो रियलिस्टिक थे। मतलब जैसा एग्जाम में आता है, एग्जाम में टफ आता है नो डाउट, लेकिन इतना भी टफ नहीं आता है कि आप मतलब डीमोटिवेट हो जाए उस क्वेश्चन को देख। तो जब मैंने पहले अटेम्प्ट में आरबीडब्ल्यूएम क्लियर किया था, उसमें मेरे 59 मार्क्स। और उसकी भी बहुत अजीब स्टोरी है सर। एक्चुअली मैं कार की चाबी जो है कार में लगा हुआ छोड़ दिया था मैंने। ओह। और मैं एग्जाम देने चला गया, जब मैं कुछ 60 70 80 नंबर का बना गया तब मुझे याद आया कि अरे मैंने तो वो चाबी छोड़ दी है वहाँ। फिर मुझे डर लगने लगा, मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, ऐसे भी पता नहीं होगा कि नहीं। मैंने सबमिट कर दिया, सबमिट करके मेरे 59 आ गए, नहीं तो उसमें और ओके। अच्छे आ सकते। ये चलता। जितने आपने तो वो जवाब पिछले दिए थे अटेम्प्ट उतने आगे। में, फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दिया तो फर्स्ट पेपर आई एंड आईएफएस का था। और सबसे ज्यादा टफ तो आई एंड आईएफएस रहता है। तो हम लोग दो कलीग हैं सर बैंक में।
तो हम लोग दोनों ने एक साथ दिया था। हम दोनों रास्ते पर डरते हुए जा रहे थे, पता नहीं क्या होगा सर। हम लोग पढ़ तो लिए हम लोग, लेकिन क्या पढ़े हैं खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। कि सारे चैप्टर्स याद है लेकिन क्या पढ़े हैं उस समय तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर हम लोग दोनों का क्लियर हुआ। मेरे 52 मार्क्स आए सर आई एंड आई में शायद। नाइस। लेकिन मैं एक्चुअली बाल बाल बचा यही कह सकते हैं। 52 आए तो वो एग्जाम क्लियर हो गया मेरा। तो मैंने बोला कि चलो एक एग्जाम टफ पेपर तो क्लियर हुआ, अब आगे देखते हैं। उसके बाद मुझे वायरल फीवर हो गया सर बहुत ज्यादा, तो मुझे एडमिट होना पड़ा। और उसके बाद मेरी एक हफ्ते में पढ़ाई नहीं हो पाई। वो जो पीपीपी और एएफएम के लिए जो रिवीजन होना था या जो पढ़ना था, एएफएम मैंने नहीं पढ़ा, पीपीपी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, उसका भी रिवीजन होना था। तो हॉस्पिटल में ही और घर आके मैंने वो एडुटेक का एक 9 घंटे का वीडियो है मैम, पीपीपी का। हम्म। हम्म। सेम ओनली वो 9 घंटे का वीडियो मैंने देखा था। पहले तो जो देखता आ रहा था और जो पढ़ता आ रहा था वो अलग था रिवीजन के लिए। और जब मैं पीपीपी का पेपर देने गया तो लगभग मुझे सारे क्वेश्चन आते थे। मुझे लगा कि इसमें तो ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन दिखता था शुरुआत से 10-15 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास तो हो जाऊंगा। फिर भी 50 नंबर ही देखना चाह रहा था कि 50 तो कम से कम आ जाए। क्योंकि इस पेपर में यहाँ क्या होता है सर, एक एक नंबर के और हाफ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हम्म। जब आप एग्जाम देंगे तो हाफ मार्क्स के तो आप सारे सारे सही करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे 80-90 नंबर आ जाएंगे, 70-80 तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब आप सबमिट कीजिएगा तो वो 45, 46, 44 ऐसे अटक के रह जाता है। क्योंकि वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं कहीं ना कहीं, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो उसके कारण थोड़ा सा सबमिट करते समय एक बार रिवीजन करना चाहिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। हड़बड़ा के इस खुशी में नहीं कह रहे मेरे तो सारे अच्छे जा रहे हैं, मैंने तो 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया, 50 तो आ ही जाएंगे, ऐसे तुरंत सबमिट नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो आप कर रहे होते हैं वो 0.5 मार्क्स के होते हैं। वो आपको मतलब पास नहीं कराएंगे। पास कराएंगे आपको टफ वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आई एंड आई एफ एस में 52 आया। फिर जब पीपीपी का जब मैंने सबमिट किया तो उसमें मेरे 68 आए, 6। वाह, तो मुझे बहुत अच्छा स्कोर है। बहुत अच्छा लगा कि चलो 68 आ गए मेरे पीपीपी में। और उस समय भी मैं फीवर था मुझे उस दिन, और मैं मतलब ऐसा था कि चलने की कंडीशन में भी नहीं था, लेकिन मैं एग्जाम देने गया। हम्म। फिर अगले दिन एएफएम था जिसकी तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पेपर को छोड़ देता हूँ, अगली बार दूँ। तो क्योंकि पिछली बार भी दे नहीं पाया था तो मैंने सोचा चलो अटेम्प्ट करके देखते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अगली बार तो फिर देना ही है। क्योंकि जब एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पूरा नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको लगता है चलो इस बार नहीं अगली बार, अगली बार। चलो इस बार नहीं अगली बार। ये थोड़ा सा गलत एटीट्यूड है कि चलो ये 3 पेपर मेरे नहीं हुए तो चौथा मैं नहीं देता हूँ कि क्या होगा। लेकिन जब जो मौका मिल रहा है उसको क्लियर करना है पेपर, कोशिश करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, नहीं तो जब जब मौका मिले वो क्लियर करते रहे। फिर एएफएम में थोड़ा बहुत सर मुझे काम आया। मैंने 10th में ऑप्शनल पेपर में कॉमर्स ले रखा था। मतलब ऐसे मैं ओके। साइंस बैकग्राउंड का हूँ लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शनल चलता था सर 10th में कॉमर्स। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, वो भी 97 में, 97 में। लेकिन कहते हैं ना मेमोरी ओके। में सब बातें रहती हैं, आप जो पढ़ते हैं सब आपके मेमोरी में है। जब वक्त पड़ेगा ना मेमोरी वो ढूंढ के निकाल ही लेगी। तो उसमें लेजर और ट्रायल बैलेंस के जितने क्वेश्चन थे वो मैं आंख बंद करके सोचता था कि ये होगा तो इस किस अकाउंट में जाएगा, वो किस अकाउंट से डेबिट होगा। ऐसे कर करके मैं करता रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं पास नहीं होऊंगा इस पेपर में। और करता रहा, और अंत में जब मैंने सबमिट किया तो मेरे मार्क्स आए 50। लास्ट तो थोड़ा हर्ट हर्ट रेट बढ़ गया, खुशी होने लगी। लगा कि चिल्लाने लगूं एकदम, मतलब बाउंड्री पर में। लेकिन एएफएम भी पेपर निकल गया था। आपकी तो काफी तो कहीं फिल्मी ना सी कहीं है आपको स्टोरी। पढ़ना लेकिन बहुत ज्यादा है सर, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कभी राइट सर। बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं काम आती सही बात है। तो अभी ये काफी, अगेन आई वुड से कि फिल्मी सी स्टोरी थी कि काफी मेहनत करी एंड चैलेंजेस भी आपके जो है प्रिपरेशन के दौरान आए थे, जैसा आप कह रहे हैं कि फीवर हुआ था एंड उस टाइम पे पढ़ भी नहीं पाया। बट वीडियोस जो आप बता रहे हैं उन्होंने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया। तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन से सर। मैं सोर्सेज से आपने प्रिपरेशन करी थी फॉर दिस एग्जाम? और सर स्टार्ट मैंने किया था एडोटेप का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन, एमसीक्यू के ई बुक्स हैं सर,
Yes. वो जब आप साइट पर जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपके मेल पर या व्हाट्सएप पर दोनों जगह डाउनलोड लिंक आ जाए। तो पहले वो क्वेश्चन देख के ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता। फिर मैंने क्या किया था सर कि फ्री वीडियोस देखा था इसमें यूट्यूब में। तो मुझे थोड़ा लगता था कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है, थोड़ी सी कमी रह गई है कि जो अच्छे टीचर्स हैं वो उनको यूट्यूब पर शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना टाइम वो देना चाहते हैं। जैसा कि मुझे ऐसा लगा कि नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन वो मौका नहीं मिल पाता। तो पीपीपी आपका तो सर, आपका और मैम का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ही, क्योंकि आपके लेक्चर्स और पीपीपी के लेक्चर से ही मैं पास हुआ हूँ। हम्म। और मैक्सिमम और यूट्यूब में और भी जो लेक्चर्स मिलते थे मुझे, और बाकी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, एक एक ओके। मतलब टॉपिक वाइज करता था। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन घर में बैठने लगेंगे तो वो आप बोर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे बीच। या तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ 100 क्वेश्चन तो नहीं बना पाएंगे घर। तो टॉपिक हम्म। वाइज क्वेश्चन ही बनाना चाहिए, 10 ही क्वेश्चन बनाए लेकिन बनाए। हाँ सर। ग्रेट 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 टू नो, और ग्रेट, ये अच्छा भी लग रहा है कि आपके सक्सेस में थोड़ा बहुत पार्ट हम भी बन पाए। तो ये सारा जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है मयंक जी का। एंड वी हैव सीन कि कैसे इन्होंने अच्छे से कंसिस्टेंटली जो है प्रिपरेशन करी है फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड पहले जैसा ये कह रहे थे अपने सिस्टर को, इन्होंने कॉन्फिडेंटली पहले ही कह दिया था कि पहले साल में हो जाएगा। तो यस, वी शुड डेफिनेटली प्रिपेयर, और उस पहले साल में अगर प्रिपरेशन करते तो शायद हो भी जाता। तो यही बात है कि हम ऐसे ही, हमें नहीं बैठना है एग्जाम हॉल में, वी हैव टू प्रिपेयर। जिस लेवल तक रिक्वायर्ड है उस लेवल तक प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छे जो है मेंटोर्स एंड गाइडेंस लेके ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। एंड मयंक जी हमारे सामने एकदम एग्जाम्पल हैं ऑफ फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस। एंड एग्जाम डे पे भी आप कैसे जो है अपियर हो रहे हैं, वो चीज़ भी मैटर करती है सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा मयंक जी। एक फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहो सारे फ्यूचर में जो बैंकर्स ये एग्जाम लिखेंगे, एस्पिरेंट्स लिखेंगे, तो वो क्या रहेगा? सर जैसा कि मैं पहले बोल चुका, लेकिन एक उसको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आपके अराउंड सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो ऐसा साबित नहीं होने देते कि मैं पढ़ता हूँ और उनका एग्जाम क्लियर हो जाता। और वो बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने तो बस एक दिन पहले ये देख लिया था तो मैं पास हो गया, वो देख लिया था। तो इससे क्या है ना कि जो यंग लड़के हैं उनके मन में ये आ जाता है कि अरे ये तो बिना पढ़े भी हो जाता है, हो जाएगा एग्जाम, और जब इसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव है मैं चला जाऊंगा। लेकिन इसमें पास होने के लिए दो चीजें हैं सर, आपको कंसिस्टेंटली इसको पढ़ना है। मतलब कुछ ना कुछ रोज पढ़े और एक क्वेश्चंस बनाने हैं। और जब आपके सारे प्रिपरेशन हो जाए तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट करूंगा तो बस 50 दिखने लगेगा। उसको हर क्वेश्चन को जब तक आप 100 तक नहीं पहुंच रहे हैं, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। वो जो ए बी सी डी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि 2 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। और एलिमिनेशन मेथड का यूज करने पर अधिकतर आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गलती कहाँ है। आपको शायद ये पता नहीं है कि सही कौन सा है, लेकिन अगर गलती आपको पता है तो वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाता है। हम्म। और पूरे अच्छी तरह से 100 क्वेश्चंस बनाए और तब सबमिट करें। हड़बड़ा के सबमिट नहीं करें, आपको कहीं नहीं जाना है उस दिन, आप पूरे एग्जाम को दे दीजिए। और क्योंकि आदमी की नौकरी लग चुकी है तो आदमी थोड़ा सा इसमें वो हो जाता है कि चलो नौकरी तो है हम्म। ही, पेमेंट तो मिल ही रही है ना, इसमें एक इंक्रीमेंट लग जाएगा क्या हो जाएगा। लेकिन वो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं होता, वो एक इज्जत होती है। ये ऑनरेरी, हमें तो ऑनरेरी ही है सर, हम तो बैंक में ही ऑनरेरी ही आए हैं। लेकिन ये कर देने के बाद और इज्जत बढ़ती है। नाइस सर। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। एंड वंस अगेन फ्रॉम द एंटायर टीम आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर क्लियरिंग जेआईबी एग्जाम। एंड सीआईबी के लिए ऑल द बेस्ट, इस बार एक बार में निकालना है आपको तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाँ नहीं सीआईबी तो एग्जाम फिर सर। वो मैं फिर सुनूंगा अपनी बहन से, क्योंकि वो आई बोली होप कि आप एक बार में तो उनसे यही निकाल। आई होप आप उनसे ना सुनो और थैंक एक बार में हो जाए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। यू, थैंक यू सर। ओके सर।